हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा मॉडल आंसर डिस्कशन का टॉपिक होगा वह बीपीएससी की सिलेबस के अंतर्गत करेंट अफेयर सेक्शन से भी संबंधित होगा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक से भी संबंधित होगा। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है COP 28, जिसका हाल ही में आयोजन यूएई में 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर के मध्य में किया गया है। तो यह जो टॉपिक है वह COP 28 जो टॉपिक है वह करेंट अफेयर के अंतर्गत भी पूछा जा सकता है, और अगर क्लाइमेट चेंज से जोड़कर प्रश्न पूछा जाता है तो यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भी पूछा जा सकता है। तो जो COP 28 COP 28 टॉपिक है वह आपका करेंट के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों सेक्शन के लिए इस टॉपिक को काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। स्पेशली 69th बीपीएससी मुख्य परीक्षा एवं 17th बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है COP 28। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें। मॉडल आंसर डिस्कशन शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं। हमारे टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा शीघ्र ही 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेंस आंसर राइटिंग बैच को प्रारंभ किया जाएगा, जो कि जिसकी जो अवधि है वह जनवरी से लेकर जून महीने तक, यानी कि 6 महीने तक लगातार आंसर राइटिंग जिसका अंतर्गत करवाया जाएगा। और इसका मुख्य फोकस जो होगा वह 70वीं बीपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन होगा। इसके बारे में सूचना 1-2 दिनों के अंदर हमारे टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब चैनल पर भी दे दिया जाएगा। आइए मॉडल आंसर डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रश्न देखते हैं कि COP 28 से संबंधित प्रश्न क्या बन सकते हैं। तो प्रश्न हमने यहां पर लिया है, जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। हाल ही में आयोजित COP 28 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए भारत की जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धताओं को दर्शाइए। यह भी बताएं कि भारत सरकार जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। देखिए, प्रश्न यहाँ पर 3 सेक्शन में पूछा गया है। ठीक है, पहला सेक्शन है कि जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, यानी कि सबसे पहले आपको जलवायु परिवर्तन को डिफाइन करना है। दूसरा सेक्शन COP 28 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें, यानी कि जब आप जलवायु परिवर्तन को डिफाइन करेंगे उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आपको COP 28 के बारे में चर्चा करना है। COP 28 कब हुआ, कहां हुआ, ठीक है। और इसके पश्चात आपको बताना है कि जलवायु परिवर्तन के इस सम्मेलन में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, और इसके बाद आपको भारत एवं COP 28 के बारे में चर्चा करना है। और अंत में भारत सरकार जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है इसके बारे में चर्चा करना है। तो हमने अभी आप लोगों को बताया कि COP 28 सम्मेलन का आयोजन 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर के मध्य यूएई में किया गया है। तो आइए प्रश्न के अकॉर्डिंग इसके मॉडल आंसर डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रश्न का पहला सेक्शन की जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य दशकों, सदियों या उससे अधिक समय में होने वाली जलवायु में दीर्घकालिक परिवर्तन से है। देखिए, यह जो जलवायु परिवर्तन का डिफिनीशन है आप लोग इसे लिखकर बिल्कुल रट जाइए। जलवायु परिवर्तन से संबंधित जहां भी प्रश्न आए और डिफिनीशन आपको लिखने की आवश्यकता हो तो ये डिफिनीशन आप लोग आंख बंद करके लिख सकते हैं। क्या डिफिनीशन है? जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य दशकों, सदियों या उससे अधिक समय में होने वाली जलवायु में दीर्घकालिक परिवर्तन से है। ठीक है, वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख वैश्विक समस्या बनी हुई है। इसे दूर करने के लिए भारत सहित समस्त वैश्विक समुदायों के द्वारा विभिन्न पहलें की जा रही है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग यहां पर इंट्रोडक्शन जो है वह समाप्त हो गया। प्रश्न के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन में जलवायु परिवर्तन को डिफाइन करना था, जो कि हमने कर दिया। प्रश्न का दूसरा सेक्शन क्या है कि COP 28 के दौरान कौन कौन सी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और भारत के जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धताएं क्या क्या हैं। आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। हाल ही में COP 28 का मतलब होता है, COP का पूरा नाम होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो हाल ही में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 28वां शिखर सम्मेलन यानी कि COP 28
संयुक्त अरब अमेरिका के दुबई में संपन्न हुआ, जिसमें 197 देशों के प्रतिनिधियों ने ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए अपने पहलों को प्रस्तुत किया और भविष्य की जलवायु कार्रवाइयों पर चर्चा में भागीदारी की। तो COP28 के दौरान क्या हुआ? तो COP28 का आयोजन जो है वह दुबई में किया गया है, जहां लगभग 197 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उन सभी देशों के द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या क्या पहल किए जा रहे हैं, उन पहलों को वहां पर प्रस्तुत किया गया और भविष्य में जलवायु परिवर्तन की समस्या से कैसे निपटा जाए इस पर चर्चा में भागीदारी की। तो इस प्रकार से COP28 का आयोजन जलवायु परिवर्तन से संबंधित किया गया। अब प्रश्न के दूसरे सेक्शन में क्या है, COP28 के दौरान क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, यानी कि COP28 की क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही। तो आइए इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। COP28 की अगर सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि देखा जाए तो लॉस एंड डैमेज फंड, हानि एवं क्षतिपूर्ति कोष का शुभारंभ होना है। ठीक है, इसे औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया है COP28 में। हानि एंड क्षतिपूर्ति कोष, इसके इंग्लिश में लॉस एंड डैमेज फंड भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या है कि विकसित देश तो चूंकि पर्यावरण का अंधाधुंध दोहन करके वो विकसित कर चुके हैं, लेकिन कई देश जो अल्प विकसित और विकासशील रह गए हैं और वे अब पर्यावरण का अंधाधुंध दोहन नहीं कर सकते, तो क्षतिपूर्ति के लिए विकसित देशों के द्वारा उनको पैसा दिया जाएगा ताकि आप डेवलप कर सके। ठीक है, तो सदस्य देश जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जूझ रहे देशों को मुआवजा देने के उद्देश्य से L&D यानी कि लॉस एंड डैमेज फंड को संचालित करने के लिए एक समझौते पर पहुंचे हैं। अभी हमने बताया ना कि विकसित देशों के द्वारा मुआवजे के तौर पर विकासशील और अल्प विकसित देशों को फंड आवंटित किया जाएगा ताकि आप विकास कर सकें। तो यह है लॉस एंड डैमेज फंड, और सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यही रही COP28 की कि लॉस एंड डैमेज फंड का शुभारंभ किया गया। तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हमने डिस्कस किया। आइए दूसरे बिंदु की ओर। सभी देशों ने COP28 के दौरान 2030 तक विश्व की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 3 गुना करने की प्रतिबद्धता दर्शाई, और 3 गुना करने की जो प्रतिबद्धता है उसके अंतर्गत 11,000 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को प्राप्त करना है। यह डेटा काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग इस स्टेटमेंट को अवश्य याद कर लें। इसमें वर्ष 2030 तक प्रत्येक वर्ष ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर को 2% से दुगुना कर 4% से अधिक करने का आह्वान किया गया। यानी कि सभी देशों के द्वारा COP28 के अंतर्गत जितने देश 197 देश के प्रतिनिधि उपस्थित हुए, उन सभी देशों के द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 3 गुना करने अर्थात 11,000 गीगावाट करने की प्रतिबद्धता दर्शाई गई। ठीक है, तो यह काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला बिंदु है COP28 ने ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से उपयुक्त, व्यवस्थित और समतामूलक तरीके से दूर जाने की प्रतिबद्धता जताई ताकि वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य प्राप्त किया जा सके। हालांकि भारतीय प्रधानमंत्री का जब आप संबोधन COP28 के दौरान का सुनेंगे तो उस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि जलवायु परिवर्तन की दिशा में हमें तेजी से बढ़ना चाहिए और 2050 से पहले हमें शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने पर बल देना चाहिए। लेकिन इस समझौते के दौरान 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता दर्शाई गई। तो यह भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो 3 पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया। चौथे पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। COP28 ने विकासशील देशों में जलवायु शमन और अनुकूलन के लिए विकसित देशों के द्वारा दिए गए $100 बिलियन से अधिक के एक नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य को आकार करने में प्रगति प्राप्त की है। यानी कि विकासशील देशों में जलवायु अनुकूलन के लिए विकसित देशों के द्वारा $100 बिलियन दिए जाने की जो लक्ष्य है उसके बारे में एक प्रगति इस सम्मेलन के दौरान देखी गई। तो यह भी एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट है। अगला पॉइंट है
कॉप 27 से आगे बढ़ते हुए, यानी कि कॉप 27 से आगे बढ़ते हुए कॉप 28 ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल रणनीतियों का समर्थन करने पर जोर दिया है। समझौते में जल सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली और स्वास्थ्य के लिए वर्ष 2030 तक के स्पष्ट लक्ष्यों के साथ अनुकूलन वित्त को दुगना करने का आह्वान इसमें किया गया है। तो कॉप हर बार देखिए, जो कॉप का समिट जो होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वह हर वर्ष किसी न किसी कंट्री में आयोजित किया जाता है। तो कॉप 27 में जो भी महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उन महत्वपूर्ण लक्ष्यों की समीक्षा की गई और उन लक्ष्यों पर आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हुए कॉप 28 में कुछ नए लक्ष्य भी निर्धारित किए गए। तो अभी हमने कुल 5 महत्वपूर्ण उपलब्धियों को डिस्कस किया जो कॉप 28 के दौरान समस्त वैश्विक समुदाय के द्वारा लिए गए हैं। स्पष्ट है कि कॉप 28 के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कॉप 28 पेरिस समझौते के तहत पहला ग्लोबल स्टॉकटेक है, जिसका मुख्य उद्देश्य पेरिस समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी तथा सामूहिक प्रगति का मूल्यांकन करना है। यानी कि कॉप 28 के फेवर में एक और महत्वपूर्ण बातें जाती हैं कि कॉप 28 जो है वह पेरिस समझौते के तहत पहला ग्लोबल स्टॉकटेक, शॉर्ट में कहीं पर जीएसटी भी लिखा हुआ होगा, आप लोग ध्यान देंगे, जीएसटी ग्लोबल स्टॉकटेक है ना। पेरिस, इसका मुख्य उद्देश्य जो है ग्लोबल स्टॉकटेक का मतलब हो गया कि कोई भी समिट होती है उसके अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां हमने प्राप्त की है और क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो कॉप 28 के दौरान अभी तक के जो महत्वपूर्ण हमने जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्य किए थे, स्पेशली कॉप 26 के दौरान, पेरिस समिट के दौरान, तो उन सभी पर चर्चा की गई और उसका मूल्यांकन किया गया। तो यह भी कॉप 28 के फेवर में बातें जाती है। तो कॉप 28 के कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर हमने चर्चा की है। बेसिकली 5-6 महत्वपूर्ण हमने उपलब्धि को देखा है और एग्जामिनेशन में इससे ज्यादा आपको लिखना भी नहीं है, क्योंकि समय भी वहां पे लिमिट होते हैं ना, तो आपको जल्दी जल्दी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करना होता है। तो 6-7-8 पॉइंट आप लोग याद रखें और 2-2, 3-3 सेंटेंस में आप लोग उसे लिख लें। इससे ज्यादा आप नहीं लिख पाएंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप याद करें और इससे ज्यादा सम्मेलन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है भी नहीं, ठीक है। तो 6-7-8 पॉइंट अगर आप एक जगह लिख लेते हैं तो 5-6 पॉइंट आपको याद आ जाएंगे और वहां पर आप आसानी से लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी करें। तो कॉप 28 की महत्वपूर्ण बिंदु हमने चर्चा कर ली। अब कॉप 28 एंड इंडिया, कॉप 28 में भारत को लेकर क्या, भारत जो है वह जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत ने क्या प्रतिबद्धता दर्शाई, भारत जो है वह जलवायु परिवर्तन की दिशा में कैसे काम कर रहा है, वह कॉप 28 में भारतीय प्रधानमंत्री के संबोधन से स्पष्ट होता है और इसीलिए कॉप 28 एंड इंडिया मुद्दे पर भी चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। कॉप 28 में संबोधन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर दुनिया के सामने एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो विश्व के 17% आबादी का प्रतिनिधित्व भारत करता है, लेकिन अगर कार्बन उत्सर्जन में देखेंगे तो भारत की जो भूमिका है अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। तो यह भारत के फेवर में जाता है कि भारत जो है वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस कर रहा है। यहां पर डेवलपमेंट किया जा रहा है लेकिन वह इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर डेवलपमेंट कार्य किए जा रहे हैं, यानी कि पर्यावरण संरक्षण और विकास इन दोनों पर फोकस किया जा रहा है। इसीलिए पर्यावरण का दोहन करके विकास भारत नहीं कर रहा है, यानी कि दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन और विकास दोनों के एक समग्र करके एक डेवलपमेंट की एक नजीर दुनिया के सामने भारत ने पेश की है, ऐसा भारतीय प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के दौरान कहा। इस सम्मेलन के दौरान भारत और स्वीडन ने मिलकर लीड आईटी 2.0 की शुरुआत की है। लीड आईटी 2.0 की शुरुआत की, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वह कम कार्बन उत्सर्जन प्रौद्योगिकी का सह विकास एवं हस्तांतरण करना, यानी कि ऐसे कार्बन उत्सर्जन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाएगा जिससे कि कम कार्बन उत्सर्जन हो और ऐसे तकनीकों का हस्तांतरण किए जाएंगे। तो स्वाभाविक है अगर कम कार्बन उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकी का डेवलपमेंट होता है, प्रौद्योगिकी का इजाद होता है, तो यह कहीं ना कहीं वैश्विक समुदाय के लिए भी एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी कदम साबित होगा और इससे क्लाइमेट चेंज भी असर पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। तो यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि भारत के पहल से किया गया।
अगला है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। यह भी आप देखेंगे कि भारत सरकार के जो जल शक्ति मंत्रालय है उसके तहत कॉप 28 में इसे लॉन्च किया गया, यानी कि भारत के प्रयासों से GRCA ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत नदी केंद्रित विकास और जलवायु प्रत्यस्थता में भारत की भूमिका सामने आई है और एक वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता भारत की स्पष्ट हुई है। तो ये दो बिंदु काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ संबोधन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा कॉप 33 की मेजबानी का भी प्रस्ताव रखा, यानी कि भारतीय प्रधानमंत्री ने विश्व के सभी देशों के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि कॉप 33 का जो आयोजन है, जो कॉप 33 है उसका आयोजन 2028 में किया जाएगा। और भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव रखा कि कॉप 33 का आयोजन हमारे देश में किया जाए। तो यह भी एक काफी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु भारत के साथ साथ बिहार सरकार के विभिन्न प्रयासों जैसे कृषि रोडमैप, मृदा संरक्षण, जलवायु अनुकूलन कृषि, जैविक कृषि आदि की भी सराहना की गई है। तो कॉप 28 के दौरान अगर आप देखेंगे कि भारत के द्वारा कई सारे ऐसे कार्य किए गए हैं जो विश्व के समक्ष एक नजीर बन सकते हैं। ठीक है, और यह जो फैक्ट्स है इसे आप लोग याद रखिएगा, यह बीपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि भारतीय प्रधानमंत्री ने कॉप 28 के दौरान किस कॉप सम्मेलन के भारत में आयोजन का प्रस्ताव रखा। तो कॉप 33 कॉप 33 वर्ष 2028 में जिसका आयोजन किया जाएगा। तो ठीक है, तो यह भी हो गया कॉप 28 एंड इंडिया सेक्शन हमने डिस्कस कर लिया। अब प्रश्न का अंतिम सेक्शन जो था कि जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु भारत सरकार के प्रयास पर चर्चा करें, यानी कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया कि क्लाइमेट चेंज से आप क्या समझते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कॉप 28 के बारे में, कॉप 28 की महत्वपूर्ण उपलब्धियां, महत्वपूर्ण बिंदु पर हमने चर्चा की है। कॉप 28 के दौरान भारत का महत्वपूर्ण पक्ष क्या रहा उस पर चर्चा की। और अब हम लोग चर्चा करेंगे कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयास है वह जलवायु परिवर्तन हेतु कार्य योजना वर्ष 2028 है, यानी कि वर्ष 2028 में भारत सरकार के द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु कार्य योजना प्रस्तुत की गई, जिसके अंतर्गत 8 मुख्य लक्ष्य को निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो यह एक महत्वपूर्ण भारत सरकार के प्रयास हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। देखिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना का श्रेय किन्हीं देशों को जाता है तो भारत और फ्रांस देश को जाता है। ठीक है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के गठन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसी के अंतर्गत भारत के द्वारा एक स्लोगन दिया गया था, वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड। ठीक है, तो ये सारे जो संबोधन है वह वैश्विक प्रतिबद्धता, भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है जलवायु परिवर्तन के प्रति। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत ने विश्व के सभी देशों को शामिल करने का आह्वान करते हुए ISA की नींव रखी थी वर्ष 2015 में। ठीक है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा कई सारे ऐसे स्कीम लॉन्च किए गए हैं जो घरेलू स्तर पर कार्य कर रहे हैं, जैसे PM कुसुम योजना। अब PM कुसुम योजना के तहत क्या है कि प्रत्येक खेत में अगर देखेंगे कि खेत में जो मेड़ लगा होता है उस मेड़ पर सौर प्लेट स्थापित करके सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाए और उसी से सिंचाई का विकार होगा। और अगर अतिरिक्त सौर ऊर्जा उत्पादन होता है तो उसे किसान मार्केट में बेचे, यानी इससे क्या होगा, सौर ऊर्जा का प्रोडक्शन बढ़ेगा, इससे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता सुदृढ़ होगी। तो PM कुसुम योजना भी जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु भारत की प्रमुख प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगला PM उज्ज्वला योजना, राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, कई सारे ऐसे प्रयास हैं और कई सारे ऐसे प्रयास यहाँ पर और लिखे जा सकते हैं जो भारत सरकार की जलवायु प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, इसके अलावा भी कई सारे जो पॉइंट है उसे आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में भी आप मुश्किल से 6, 7, 8 स्कीम को लिख पाएंगे। तो आप कुछ महत्वपूर्ण स्कीम को एक जगह पे नोट कर लें ताकि एग्जामिनेशन के दौरान आप रट कर जाएं और वहां पर लिख दें अगर ऐसा कुछ प्रश्न है तो। ठीक है,
नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पर बल। आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा कई सारे ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पर सरकार फोकस कर रही है। ठीक है, तो ये सारे प्रयास हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयास हैं और जिन 2 प्रयासों की मैं आपके साथ चर्चा करूंगा स्पेशल रूप में, वह है COP26 की पंचामृत। अब COP26 के दौरान देखेंगे COP26 जिसका आयोजन ब्रिटेन के ग्लासगो में किया गया था, उस दौरान भारत ने पंचामृत की नींव रखी थी। और यह जो पंचामृत है वह जलवायु प्रतिबद्धता के प्रति भारत की सुदृढ़ता को दर्शाता है। और भारत ने इसके जरिए स्पष्ट किया कि भारत जो है वह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विश्व के अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक सजग और तत्पर है। इस पंचामृत में 5 महत्वपूर्ण भारत ने लक्ष्य निर्धारित किए। उनमें पहला लक्ष्य है देखिए, इसे हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। 5 में से 4 लक्ष्य हैं। 4 लक्ष्य ऐसे हैं जिसे 2030 तक प्राप्त करना है और 1 लक्ष्य है जिसे 2070 तक प्राप्त करना है। 2030 तक जिसे प्राप्त करना है उनमें नॉन फोसिल एनर्जी से 500 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन, 50% ऊर्जा आपूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा से, कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी और कार्बन उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी, ये वर्ष 2030 तक। 2070 तक नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य। यह महत्वपूर्ण पंचामृत COP26 के दौरान यह महत्वपूर्ण लक्ष्य है और इस दिशा में भारत सरकार प्रयास भी कर रही है। ठीक है, इसीलिए हमने भारत सरकार के प्रयास में इस बिंदु को शामिल किया, क्योंकि इस दिशा में काफी तेजी से भारत सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है। अब चूंकि भारत सरकार के कार्य पूछा गया था और बीपीएससी का आंसर आप लिख रहे हो, तो बिहार सरकार के प्रयास को भी आप जरूर अपने उत्तर में शामिल करें। बिहार सरकार भी कई सारे ऐसे कार्य कर रही है जिससे जलवायु परिवर्तन की दिशा में माना जा सकता है। जल जीवन हरियाली हो गया, 7 निश्चय पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों को मिलाकर कई सारे ऐसे, जैसे हर गली में सोलर लाइट 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत है। तो यह भी क्या है, जलवायु परिवर्तन से निपटने की प्रयास ही है। जैविक कृषि व जैविक कॉरिडोर, इसके अलावा कृषि रोड मैप आप जोड़ लीजिए। कृषि रोड मैप, हर एक पॉइंट को लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, कुछ चीजें बाद में याद आ पाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जोड़ लीजिए कृषि रोड मैप। ये सारे जो प्रयास हैं वह बिहार सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है जलवायु परिवर्तन के प्रति। ठीक है, तो यहाँ तक हमने प्रश्न के सभी डायमेंशन को डिस्कस कर लिया। अब प्रश्न के अंतिम डायमेंशन को हम लोग डिस्कस करते हुए इसे निष्कर्ष करते हैं, कंक्लूड करते हैं। निष्कर्षतः जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न समस्या ने विश्व के लिए नवीन चुनौतियां पैदा की है, जिससे निपटने हेतु अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। COP28 इस दिशा में एक प्रभावी कदम साबित हुई है। यानी कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विश्व के अनेक देशों के द्वारा कई सारे कार्य, कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें COP28 जिसका हालिया आयोजन दुबई में किया गया है 12 दिसंबर 2023 तक 30 नवंबर से जो प्रारंभ हुआ था, यह इस दिशा में जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से निपटने की दिशा में एक प्रभावी कदम है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का मॉडल आंसर फिनिश हुआ। आज के मॉडल आंसर डिस्कशन के दौरान हमने जलवायु परिवर्तन की डिफिनीशन को समझा। इसके बाद COP28 के बारे में हमने चर्चा की। COP28 की महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहे उस पर हमने चर्चा किया। COP28 एवं भारत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। भारत सरकार के प्रयास को हमने देखा और बिहार सरकार के भी प्रयास को हमने यहाँ पर डिस्कस किया और अंत में कंक्लूजन करते हुए इसे हमने कंक्लूड किया। यह जो टॉपिक है वह 69वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के साथ साथ 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। करेंट अफेयर सेक्शन में भी पूछा जा सकता है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में भी यह पूछा जा सकता है। तो यह टॉपिक आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें। अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के साथ फिर से मैं साझा कर रहा हूं। हमारी टीम ISPC सेंटर के द्वारा जनवरी से लेकर जून 2024 तक 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेंस आंसर राइटिंग बैच को प्रारंभ किया जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से पेड बैच होगा और 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को टारगेट में करके यह प्रारंभ की जाएगी। इसके अंतर्गत 6 महीने तक आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलेगा, जिसमें जीएस के दोनों सेक्शन को फोकस किया जाएगा और सभी महत्वपूर्ण सेक्शन पर आंसर राइटिंग फिनिश कराई जाएगी और आपकी आंसर राइटिंग की जो स्किल है उसको डेवलप करने पर फोकस किया जाएगा। इसके बारे में सूचना जो है, डिटेल सूचना जो है, हमारे व्हाट्सएप, हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर और हमारे यूट्यूब चैनल ISPC सेंटर पर 1-2 दिनों के अंतर्गत आप सभी को सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।